एजुकेशन जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुई, उस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये एक ट्रेडिंग कंपनी थी, तो ये ट्रेड के लिए आई थी। अब इसकी मतलब ना तो इस वजह से बनी थी कि इसको यहाँ कोई इल्म फैलाना था, ना कोई उस टाइम इसका कोई ऐसा मिशनरी कैरेक्टर था। तो लॉजिकली ये बस ट्रेड के साथ जुड़ी हुई थी। हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो जिनको मेट्रोपॉलिटन या प्रेसिडेंसी टाउन वहाँ पे कुछ ये जो देखते हैं हम चैरिटी स्कूल वजूद में आ गए थे, तो इनको ये सपोर्ट करते थे, लेकिन ओवरऑल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने नहीं ली थी एजुकेशन की। अच्छा, अब जो कॉलोनियल इंटरेस्ट यानी जो कॉलोनीज में जो इनके कॉलोनी में जो इनके इंटरेस्ट बने, तो उस वजह से हम देखते हैं चाहे वो पॉलिटिकल थे, इकोनॉमिक थे या सोशो कल्चरल थे, तो उस वजह से एजुकेशन की तरफ आ गए। यानी इन्होंने फिर फैसला किया कि हम ये जो एजुकेशन उसकी तरफ ध्यान दें। अब देखिए, जैसे जो मतलब इनका जो मतलब जहाँ से आए थे वहाँ की जो इंटेलेक्चुअल करंट्स या वहाँ के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी इंडिया में असरअंदाज करना चाहते थे, तो वो लगातार मतलब प्रपोजल सामने रख रहे थे, प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे थे। हम देखते हैं हम कि यूटिलिटेरियंस, इसी तरह से इवेंजलिस्ट्स, फ्री ट्रेडर्स, ये सारे लोग कंपनी को मतलब इनके अपने इंटरेस्ट्स थे। ये भी चाहते थे कि यहाँ पे एजुकेशन इंट्रोड्यूस हो, लेकिन 1812 तक इन्होंने मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि हम यहाँ पे कोई एजुकेशन फैलाएंगे। अच्छा, जो पहले इनकी पॉलिसी थी दैट वाज पॉलिसी ऑफ इंडिफरेंस। इसमें हम देखते हैं वारन हेस्टिंग्स, तो मतलब उन्होंने ओरिएंटल लर्निंग को बड़ा सपोर्ट किया। तो आप जानते हैं कलकत्ता मदरसा या जो जोनाथन डनकन ने वो बनारस में संस्कृत कॉलेज, इसी तरह से मुख्तलिफ स्कॉलर्स चार्ल्स विल्किंस या कोलब्रुक, विलियम जोन्स वगैरह, उनको वो सपोर्ट किया। इसी में वो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी वजूद में आ गई थी। लेकिन ये सारा जो वर्निक्यूलर्स है या मतलब हम देखते हैं हम कि जो हमारी अपनी एजुकेशन थी, क्योंकि सिस्टम तो हमारे पास था मतलब डॉलर्स या पाठशाला, मदरसाज, मकतबाज, तो वही जो अपने हिंदू मुस्लिम जो एजुकेशनल सिस्टम था, सेटअप था, उसको वो मतलब सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, उसमें लगातार जो ये जो ब्रिटेन में था वहाँ हम देखते हैं कि मिशनरीज लगातार मतलब वहाँ उनको इस बात के लिए आमादा कर रहे थे कि हमें इंडिया में जाने की इजाज़त दी जाए ताकि हम वहाँ इल्म फैलाए या जो उनकी मिशनरी एक्टिविटीज़ है वो फैलाए। अच्छा, चार्ल्स ग्रांट, विलियम विल्बर फोर्स वगैरह, इन्होंने बहुत इस पे जोर लगाया। और 1783 में तो पार्लियामेंट ने आउटराइटली ये कहा कि इन पे बैन लगा दी जाए, और यही 1793 में मतलब रेनफोर्स फिर से हुआ कि इनको इजाज़त नहीं, क्योंकि हमारा वहाँ पे जो मोटिव है वो पहले ट्रेड था, फिर वो पॉलिटिकल पावर बन गई, तो लिहाजा वही इसके साथ हमें नहीं जाना है। 1792 में जो चार्ल्स ग्रांट से उन्होंने एक खाका तैयार किया था एजुकेशन का, इंडिया जो मॉडर्न एजुकेशन। तो बाद में जितने भी बड़े बड़े लोग आए, चाहे मैकाउली आया या बाकी जो वुड आया, तो किसी ने उसको नज़रअंदाज बाद में नहीं किया। यानी वो एक बुनियादी बात बन के रह गई थी जो चार्ल्स ग्रांट ने 1792 में। उसके बाद लगातार ये लोग मतलब पार्लियामेंट के सामने पेटिशंस रख रहे थे। तो कहा जाता है कि जो 1813 आते आते 850 पेटिशंस वर लाइंग बिफोर हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी जो हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन के
पार्लियामेंट में है, उसमें 850 पेटिशन दाखिल की गई थी। और 813 में जो एक्ट था उनका, तो उसमें ये जो मिशनरीज थे उनको इजाज़त दी गई कि आप अभी इंडिया में जाए। जो उसका क्लास 43 था ऑफ द एक्ट ऑफ 1943, यानी जो एजुकेशन एक्टिविटीज़ के लिए मिशनरीज को इजाज़त दी गई। अब देखिए इस एक्ट की और भी बड़ी मतलब ये जो इम्पोर्टेंस है, बहुत सिग्निफिकेंट एक्ट है एजुकेशन के रिलेटेड, क्योंकि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ये जो एजुकेशन की। अच्छा, इसके साथ साथ 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपया रखा गया फॉर एजुकेशनल पर्पजेज यानी हिंदुस्तान में। तो आप देखिए ये बड़ा लैंडमार्क डेवलपमेंट थी ये, क्योंकि उस टाइम तक तो ब्रिटेन में भी ये एजुकेशन यानी पब्लिकली फंडेड ये एजुकेशन का रिवाज नहीं था। तो बड़ा सिग्निफिकेंट एक्ट था ये 1813 एजुकेशन के हवाले से। अच्छा, अब ये जो एजुकेशन पे ये 1 लाख रुपया रखा गया, तो बड़ा इस पे झगड़ा वहां पे उठा कि इसको किस पे खर्च किया जाए। हम देखते हैं उस टाइम में यहाँ पे 2 ग्रुप्स वजूद में आ गए थे। एक तो थे वो एंजलिस्ट्स। अच्छा, ये जो प्रोपोनेंट्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन थे, बॉम्बे में थे, ये ज्यादातर मुनरो, एल्फिंस्टोन वगैरह इनके मानने वाले थे। तो इनका कहना था कि जो यूरोपियन या वेस्टर्न साइंसेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इस पे इस पैसा को खर्च किया जाए। अब ओरिएंटलिस्ट्स थे, ये बंगाल में स्ट्रांग थे, तो दे बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, मुनरो वगैरह वगैरह। तो उनका ये कहना था कि देखिए ये जो हेस्टिंग्स, मिंटो ने जिस तरह वर्निक्यूलर या जो हमारी इंडिजिनस एजुकेशन है, चाहे संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, तो उन्होंने हमेशा हमें इन्हीं को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, 1823 में जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वजूद में आ गई, तो इनने फिर से यही यानी जो हमारे इंडिजिनस मतलब उलूम थे अपने यहाँ पे, मशरकी उलूम थे, ईस्टर्न साइंसेस, ईस्टर्न जो लिटरेचर है, उसी पे उन्हें फोकस किया। तो देखिए कलकत्ता या संस्कृत कॉलेज वीसी के, उसके साथ साथ दिल्ली और आगरा में 2 और कॉलेज उन्होंने इसमें वजूद में आ गए थे। अब देखिए जो कंपनी का जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशियो कल्चरल जो इंटरेस्ट थे, तो दे वांटेड टू गेट इंडियंस एजुकेटेड, क्योंकि उनको एक मतलब लोअर पोस्ट्स के लिए जो मैन पावर की जरूरत थी, उसके लिए वो चाहते थे कि यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन या इंग्लिश एजुकेशन को फरोग दिया जाए। साथ साथ उस टाइम में हम देखते हैं कुछ खास जो इंडिविजुअल्स इंडिया से निकले, जैसे राम मोहन राय, तो वो भी इसको फेवर कर रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन को। यानी उनको लग रहा था कि हर अब दर्द की दवा यही वेस्टर्न एजुकेशन है। जो एनलाइटमेंट के बाद वहाँ पे एक नई दुनिया सामने आ गई थी, नए उलूम सामने आ गए थे, तो उन्हीं को फरोग दिया जाए। और वहां पे भी जेएस मिल वगैरह थे जो कि बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि वेस्टर्न एजुकेशन। अब देखिए एक बड़ा आदमी है, उसका नाम है विलियम बेंटिक। 1829 में वो गवर्नर जनरल यहाँ पे आया। तो उसके यहाँ आने के साथ ही हम देखते हैं कि थिंग्स बिगिन टू चेंज। अच्छा, उसकी पोजीशन और ज्यादा मजबूत हो गई जब थॉमस मैकॉले, जिसको हम मकावली भी यहाँ पे पढ़ते हैं, तो मैकॉले एक बड़ा अच्छा लॉ मेंबर आया था उसकी इन्हें जो गवर्नर जनरल की काउंसिल, लेकिन उसने बड़ा इन्हें बहुत इन्फ्लुएंस किया। तो ये हेड ऑफ द कमेटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैकॉले का मिनट बड़ा मशहूर है ऑन 2 फरवरी 1835। तो उसने इस कंट्रोवर्सी में ये फैसला दिया कि पूरा यानी फोकस किया जाएगा, ये पैसे वेस्टर्न या यूरोपियन साइंस पे खर्च किए जाएंगे। और बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को उसको अप्रूव किया। यानी
यही यानी हम फरोग देंगे वेस्टर्न यूरोपियन साइंस को, वेस्टर्न साइंस को, तो वो तो बड़ा एक रैशिस्ट था। जिस तरह उसने वो कहा था कि एक तरफ तो अगर आप सिंगल शेल्फ ले यूरोपियन लाइब्रेरी का, फिर तो पूरा ईस्ट का लिटरेचर वगैरह वगैरह, उसकी बातें बड़ी मशहूर है। तो वो बड़ा एक मतलब यहाँ जो सोशो कल्चरल सेटअप था उसको इन्फ्लुएंस करना चाहता था कि यानी ये तो बस इनका जिस्म हिंदुस्तानी रहेगा, बाकी टेस्ट में हर चीज में ये जो ये इंग्लिश बन जाएंगे। तो उसका ये प्रोजेक्ट था कॉलोनियल एजुकेशन का। अब लेकिन इससे भी कोई मतलब ये खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ऑकलैंड ने फिर एक मतलब बैलेंसिंग एक्ट के तहत थोड़ा फंड्स इंक्रीज किए जो ओरिएंटल सब्जेक्ट्स थे उनकी तरफ। और फिर देखते हैं हम 1839 में कि ऑकलैंड वही प्रोवाइडेड एडिशनल फंड्स। अच्छा, लेकिन पर्शियन रिप्लेस हुआ, और इसी तरह से जो बंगाल वगैरह में स्कूल्स कॉलेजेस में अब इंग्लिश मीडियम आ गए, यानी अब इंग्लिश के जरिए अब एजुकेशन दी जाने लगी। अच्छा, उसके टाइम में एक और हुआ था जिसको कहते हैं एडमस रिपोर्ट ऑन वर्निकुलर एजुकेशन इन बंगाल एंड बिहार। तो उसने कहा था कि हमें वर्निकुलर एजुकेशन को यानी गवर्नमेंट सपोर्ट दिया जाना चाहिए इसको। अब इसमें एक बड़ी खास बात है जिसको स्कॉलर्स ने बहुत लिखा है, तो उसको कहते हैं हम कि इट इज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इस एजुकेशनल सेटअप ने मास एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया, बल्कि क्या था कि जो रिच है, लर्नड है, एलीट क्लास है, उनको एजुकेशन दी जाए, और वो कम थे और पैसे भी कम है, तो मास एजुकेशन को वैसे भी प्रमोट नहीं किया जा सकता। तो फिर वो कहते थे कि एजुकेशन विल परकुलेट, यानी ये ऊपर से नीचे की जाने ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगा, तो इसको कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। अब इसके तहत क्या था कि ये फिर खुद यानी जिनको हम एजुकेट करेंगे ये फिर खुद इंडिविजुअल एफर्ट्स लेंगे और ये एजुकेशन फैल जाएगी। तो इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहा जाता है। एक खास क्लास यानी जो लोअर क्लासेस है उनको फिर वो पैसे देंगे, सॉरी ये कि उनको वो मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, आप देखिए ये जो है थॉमसन एक आदमी था, सिविल सर्वेंट था इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। तो उसने एक्सपेरिमेंटल बेस पे वहां ये जो वर्निक्यूलर्स को मतलब वर्निक्यूलर्स को यहाँ पे प्रमोट किया था। तो डलहौजी ने बाद में उस नॉर्थ वेस्ट यूपी में आता है, तो डलहौजी ने उसको बाकी जगहों के लिए फिर अप्रूव किया। 1853 में मतलब तैयारी हो रही थी जो चार्टर ऑफ द कंपनी उसको रिन्यू करने की। तो उसके साथ साथ वहाँ जो मैकालियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, जो उसका पूरा वो मतलब नजरिया था, उसको भी रिव्यू किया गया। तो लैंग्वेज एंड एजुकेशन को भी रिव्यू किया गया। अब 1854 में जिसको कहते हैं वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ 1854, उसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। अच्छा, उसका भी ऑब्जेक्टिव यही था कि कंपनी को सप्लाई किया जाए रिलायबल एंड कैपेबल पर्संस जो मतलब कॉलोनियल एंटरप्राइज को सपोर्ट करेंगे। तो इसने रिजेक्ट किया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को। इसने कहा कि गवर्नमेंट शुड एज्यूम डायरेक्ट यानी बराह रास्त गवर्नमेंट अब खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए एजुकेशन की। लेकिन वही डिफ्यूजन ऑफ वेस्टर्न साइंस यानी वेस्टर्न साइंस को तरजीह दी जाए। एजुकेशन जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है उनमें इंग्लिश मीडियम, और फिर जो मतलब ग्रांट्स इन एड सिस्टम इसको फरोग दिया जाए। फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इसको हर प्रोविंस में क्रिएट किया जाए। और यूनिवर्सिटीज ऑन लंदन मॉडल, लंदन की मशहूर यूनिवर्सिटी उसकी मॉडल पे कलकत्ता मदरसा और बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज बनाई जाए। और वोकेशनल ये जो एक्टिविटीज या टीचिंग है उस पे फोकस किया जाए। 1882 में आता है, उसको कहते हैं हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ये असल में टू एग्जामिन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो एलिमेंट्री लोअर क्लासेस के लिए ये कमीशन बनाया गया था। तो इसने स्पेशल फोकस किया एलिमेंट्री एजुकेशन को। तो उसने कहा कि ये जो ग्रेडेड स्कूल्स होने चाहिए, यानी अपर क्लासेस में 2 डिविजन्स होनी चाहिए, एक लिटरेरी, सेकंड मोर प्रैक्टिकल या वोकेशनल। और इसी तरह से वो कहते थे कि गवर्नमेंट शुड विड्रॉ फ्रॉम डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स एंड कॉलेजेस।
तो प्राइवेट मतलब एजुकेशन के लिए वो रास्ता हमवार कर रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने मतलब इंग्लिश को फेवर किया। 1902 में हम देखते हैं कि इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन लॉर्ड कर्जन ने अपॉइंट किया। अच्छा, जो कॉलोनियल नीड्स थी तो उसमें एम ऑफ एजुकेशन उसके हिसाब से था कि इट इज लॉयल्टी टू एम्पायर एंड गवर्नमेंट। तो वो कहता था कि वेस्टर्न एजुकेशन ही यहाँ पे एक लॉयल क्लास तैयार करेगा, जो कि ये जो नेशनलिज्म का उस दौर में मतलब मूवमेंट उठी थी, तो इसको चेक करने के लिए, नहीं रोकने के लिए हमें ये इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बनाना चाहिए। सो उन्होंने क्या किया कि यानी वो कहते थे कि लंदन यूनिवर्सिटी तो रिमॉडल हो गई 1898 में, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी वही पुरानी उसी मॉडल पे चल रही है, वो आउटडेट हुई है। उसके साथ साथ ये सिर्फ एग्जामिनिंग बॉडीज, तो ये कोई लॉयल सिटीजन्स तैयार करने में या जो रैशनलिस्ट हो, वेस्टर्न थिंकिंग हो, वो तैयार करने में नाकाम हुए। 1901 में उसने ऑल इंडिया ये जो कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस बुलाई शिमला में, और ऑन 27 जनवरी 1902 तो उसने बनाया इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन, या जिसको रॉली कमीशन कहा जाता। अब इसके जो प्रपोजल्स थे तो उस पे तो वहां नेशनलिस्ट ने उसमें बड़ा हंगामा उठाया था कि ये मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल में ले रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को, यानी गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए स्कोप खत्म हो जाएगा। यानी लिबरल हो या किसी भी आइडिया, सब ने उसको क्रिटिक किया। अच्छा, 1906 में एक और जो जिसको कहता है प्रोग्रेसिव स्टेट ऑफ बड़ौदा, तो उसने कंपलसरी एजुकेशन के लिए वहां पे एफर्ट्स लगाए, लेकिन गोखले ने बड़ा जोर दिया था 1910 में कि हमारे यहाँ भी कंपलसरी, लेकिन वो प्रपोजल रिजेक्ट किया गया। अब देखिए 1917 में होता है जिसको कहते हैं सैडलर कमीशन, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है। इसमें 2 इंडियन मेंबर्स भी थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन। तो 1919 में इसने रिपोर्ट सबमिट किया। अब इसने ये कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होनी चाहिए, क्वालिटी पे जोर देना चाहिए क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एंड प्रोफेशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन। अच्छा, डायरकी में आप जानते हैं 1920 में कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वाज ट्रांसफर टू इंडियन मिनिस्ट्रीज। 1920 में यहाँ पे साइमन कमीशन आता है, तो इसने एक सब कमिटी बनाई थी जिसको कहा जाता है फिलिप हर्तोग कमीशन। अच्छा, इसने मतलब जो फोकस्ड कि ये यूनिवर्सिटीज बन गई है बहुत ज्यादा, सो स्टैंडर्ड इज फॉलोइंग, तो इसने रिकमेंड किया था कि 3 ईयर ऑनर्स कोर्स इसने रिकमेंड किया था, और फिर क्वालिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आप देखोगे कि मतलब इसका मकसद क्या था, तो उनका एक मकसद था कि नॉलेज तो हम प्रोड्यूस करेंगे, बाकी इसको फैलाए, रेप्लिकेट, प्रोड्यूस कॉलोनीज करे, तो यानी कि हम वो मशीनें बन जाए। ये उनका मकसद था कॉलोनियल नीड्स को फुलफिल करने में। अगर आप इसका क्रिटिक देखोगे तो मास एजुकेशन पे उन्होंने फोकस नहीं किया, फंड्स इनके बड़े हमेशा से इनएडुकेट रहे, और इसी तरह से वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को कोई खास ज्यादा फोकस नहीं किया। इसी तरह से मीडियम उन्होंने हमेशा इंग्लिश फेवर किया, जो कि हमारे यहाँ ज्यादा लोग को समझ में नहीं आता था। फिर जो इम्पैक्ट था ओवरऑल इंडिया पे इसका बड़ा अनइक्वल, यानी कुछ टाउन में बहुत ज्यादा एजुकेशन फैल गए और कुछ जगहों पे कुछ भी नहीं, और बहुत कम यानी लोगों में ब्राह्मण या यहाँ सैयद वगैरह जिन्होंने इस एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया। और वो मतलब अगर आप देखोगे जो हमारे यहाँ लेखक के जो पेडागोजिक एंटरप्राइज था, तो इसका मतलब यही था कि इनकलकेट स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी अमंग इंडियन सब्जेक्ट्स, तो जो मतलब ब्रिटिश एम्पायर के वफादार बने, लेकिन सिर्फ यही है कि एजुकेशन नॉलेज हम प्रोड्यूस करेंगे और इसको रिप्रोड्यूस, रेप्लिकेट और डिसेमिनेट ये जो कॉलोनी है ये वाले करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम किसी और मॉडर्न इंडिया से जुड़े हुए टॉपिक पे बात करेंगे। इसी पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।